बोलते हैं हमारे बिहार में कहावत है कि बाप पूत परापत घोड़ा, सुने होंगे ना, बाप पूत परापत घोड़ा। अब कुछ नहीं था थोड़ा थोड़ा, तो देखिए थोड़े थोड़ा में क्या काम है। इसने हत्या की अपने पिता की, बिंबिसार की। इसका पुत्र था उदयन। कौन था? उदयन। ये बोला क्या बाबूजी, पिताजी को मारे, दादाजी को मारे हो? अरे हम तुम्हारे अंश हैं, हम तुमको भी ना छोड़ेंगे, टाइम आने दो, हम छोटे हैं अभी। और जैसे ही बड़ा हुआ, ठीक है, इसी के रास्ते पे भी चल निकला। इसको भी बर्दाश्त नहीं हुआ गद्दी के लिए, इसे भी निकाला, मारा धड़, और काम इनका खत्म। तो अजात शत्रु अपने पिता का शत्रु, और इसका बेटा इसका शत्रु निकल गया। ठीक। हेलो दोस्तों, मैं राकेश गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी फायर 1 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मगध साम्राज्य के बारे में। दोस्तों, मगध साम्राज्य का विकास जैसा कि आप लोग जानते हैं आधुनिक बिहार राज्य में हुआ था। और बिहार राज्य में न सिर्फ मगध का बल्कि 2 अन्य जनपदों का भी विकास हुआ था, जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहला जनपद था मगध। इसका विकास, इसकी राजधानी पहले याद रखिएगा, इसकी राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज या राजगीर, कई बार पूछ लिया जाता है। दूसरा जो महाजनपद था बिहार में, उसका नाम था अंग। अंग आधुनिक भागलपुर और मुंगेर का जो जिला है, वो उस टाइम का अंग प्रदेश हुआ करता था। इसकी राजधानी थी चंपा। कहाँ थी? चंपा। तीसरा महाजनपद था, वो था वज्जी संघ। दोस्तों, वज्जी संघ की राजधानी क्या थी? वैशाली। वैशाली जिला को आप लोग जानते हैं, जो आधुनिक हाजीपुर है। आधुनिक हाजीपुर, तो आधुनिक हाजीपुर और मुजफ्फरपुर का जो क्षेत्र था उस टाइम वैशाली के अंतर्गत आता था। तो वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। वज्जी संघ को लेके एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि विश्व का सबसे पुराना गणराज्य कौन सा है? तो वज्जी संघ। इस पे उस टाइम लिच्छवियों का शासन हुआ करता था, लिच्छवी। तो वैशाली गणराज्य पे उस टाइम चूंकि लिच्छवी का शासन हुआ करता था, इसलिए इसको लिच्छवी गणराज्य भी बोलते हैं, लिच्छवी गणराज्य। इस प्रकार लिच्छवी गणराज्य या वैशाली गणराज्य या वज्जी संघ, जो भी आप बोल लें, न सिर्फ बिहार का, न भारत का, बल्कि पूरे विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र है। कौन सा है? वज्जी संघ, वैशाली, या फिर क्या बोल लें, लिच्छवी गणराज्य। आगे हम लोग याद रखेंगे कि मगध, हाँ पहले मैप से देख लेते हैं। मैप देखिए, इधर मैप बिहार। मैप तो थोड़ा मेरा ज़्यादा सही नहीं है ड्राइंग, फिर भी बनाने का कोशिश करता हूँ। देखिए क्या है, अपना प्यारा सा बिहार है, ठीक। इसके बीचों बीच से एक नदी बहती है, जिसका नाम क्या है? गंगा नदी। कौन सी नदी है? गंगा नदी। दोस्तों, इस गंगा नदी के उत्तर में जो ये वाला हिस्सा था, यहीं पे उस टाइम वज्जी संघ या वैशाली गणराज्य का विकास राज्य हुआ करता था। आगे गंगा के नदी के दक्षिण में जो पटना, नालंदा, गया, अरवल, जहानाबाद जो आधुनिक जिले हैं, ये उस टाइम मगध के नाम से जाने जाते थे, यानी कि ये वाला क्षेत्र। तीसरा जो गणराज्य था वो था अंग। दोस्तों, जो बिहार में आधुनिक जिला है भागलपुर और मुंगेर, ये उस टाइम अंग महाजनपद के नाम से जाना जाता था। तो इस तरह हम लोगों ने मैप में लोकेशन देख लिया कि कौन से महाजनपद कहाँ कहाँ फैले हुए थे। एक बात याद रखिएगा, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16। लेकिन ये 16 महाजनपदों का विस्तार पूरे भारत में था। महाजनपदों का विकास कब हुआ था? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इस प्रकार मगध साम्राज्य का विकास कब हुआ था? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। आप लोग ये याद रखेंगे। अरे याद तो रखना ही पड़ेगा, नहीं याद रखेंगे तो जाएंगे कहाँ? बीपीएससी देना है, यूपीएससी देना है कि नहीं देना है, एसआई देना है, कहाँ जाएंगे? सब यहीं से पूछता है। तो मन करे या ना मन करे, याद तो करना ही है भैया। याद करो, और याद करना क्या है? अपना इतिहास है, पढ़ो, मजा लो, याद करो, ठीक। आगे देखो। हाँ, इस तरह एक बात और याद रखिएगा कि बिहार में महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 3। पूरे भारत में कितनी थी? 16, ठीक।
महाजनपदों का विकास कब हुआ था? तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। महाजनपदों को देखने के बाद आइए अब हम लोग देखते हैं कि मगध साम्राज्य पे कौन कौन से वंश ने शासन किया था। तो देखिए क्रमिक रूप से हम लोग देखते हैं कि मगध साम्राज्य पे शासन करने वाला पहला वंश था बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश। हालांकि बृहद्रथ वंश उतना प्रभावशाली नहीं रहा, इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी। बृहद्रथ ने की थी, ठीक। बृहद्रथ का ही पुत्र होता है जरासंध। कौन? जरासंध, जो इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। आगे हम लोग देखेंगे मगध साम्राज्य पे शासन करने वाला दूसरा वंश था जो काफी प्रभावशाली रहा, और ऐसा माना जाता है कि मगध साम्राज्य का जो असली विस्तार हुआ इसी वंश के बाद से शुरू होता है, इसी वंश से शुरू होता है। उसका नाम है हर्यक वंश। दोस्तों हर्यक वंश का जो संस्थापक था उसका नाम है बिंबिसार। दोस्तों देखिए बिंबिसार और बिंदुसार, इसमें लेके कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है बच्चों को। बिंबिसार और बिंदुसार, बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से है और बिंदुसार का संबंध मौर्य वंश से है, ठीक। तो बिंबिसार है और ये बिंदुसार है, इसका संबंध मौर्य वंश से और इसका संबंध हर्यक वंश से, याद रखेंगे आप लोग। तीसरा देखिए, बृहद्रथ वंश के बाद हर्यक वंश का शासन आता है और हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश का शासन आता है, ठीक। तो आइए थोड़ा सा इधर चर्चा कर लेते हैं। बिंबिसार को शादी करने का बहुत शौक था, इसने 3 शादियां की थी। एक महाकोसला के साथ इसकी पहली पत्नी थी। दूसरी पत्नी थी चेलन्ना, जो चेटक की पुत्री थी, ये प्रसेनजीत की पुत्री थी, प्रसेनजीत की पुत्री थी। और तीसरा थी क्षेमा। तीसरी राजकुमारी क्या पत्नी कौन थी? क्षेमा। यह मद्र कुल की राजकुमारी थी, मद्र कुल। दोस्तों मद्र कुल उस टाइम पंजाब में पड़ता था। आगे देखिए, चेलन्ना वैशाली के एक राजा थे चेटक, उन्हीं की पुत्री चेलन्ना थी। और प्रसेनजीत नाम से याद रखिएगा कोसला से कौशल, यह कौशल के राजा प्रसेनजीत की पुत्री थी महाकोसला। यानी कि बिंबिसार वह पहला शासक था मगध साम्राज्य में जिसने वैवाहिक परंपरा के आधार पर अपने साम्राज्य विस्तार की कामना की और साम्राज्य का विस्तार किया। याद रखेंगे आप लोग। मतलब कुल मिला जुला के बिंबिसार वह बहुत चालाक आदमी था। क्या था? चालाक आदमी। कि भैया लड़ो उड़ो मत, लड़ोगे ऊर्जा बर्बाद होगा, आदमी मरेंगे, सैनिक मरेंगे, हथियार बर्बाद होगा, हमारी आर्थिक व्यवस्था थोड़ा सा डाउन होगी, क्योंकि लड़ाई होगा तो आर्थिक व्यवस्था तो डाउन होनी ही होनी है। तो इससे अच्छा है कि देखो ऐसा राजा जिसका ना हो कोई संतान, केवल क्या हो लड़की, उससे विवाह करो और उसका पूरा का पूरा राज्य उसके बाद तो अपना ही होना है, ले लो और अपने साम्राज्य का क्या कर दो? विस्तार कर दो। तो इतना बढ़िया दिमाग लगा के कौन चला था भैया? ये था बिंबिसार। और बिंबिसार अपने नाम जैसा एकदम शादी धड़ाधड़ किया और पूरा क्या कर दिया? साम्राज्य का विस्तार कर दिया। लेकिन आगे चल के जो चेटक था, जब बिंबिसार की हत्या कौन कर देता है? इसी का पुत्र आता है, उसका नाम था क्या? अजातशत्रु। देखिए नाम की तरह ही शत्रु निकला, अपने पिता का ही शत्रु निकला। इतना बड़ा अल्टर था कि साम्राज्य के लिए यानी कि गद्दी के लिए अपने पिता की हो ही मार दिया। अरे वेट नहीं कर लेता, थोड़ा सा वेट कर लेता तो क्या हो जाता? बिंबिसार कितना दिन जिएगा? अरे एक दिन तो इसको जाना ही था, फिर ऐसे भी शासक तुम ही बनते। लेकिन इसको क्या है ना, गद्दी हथियाने का बहुत जल्दी था, ठीक है। और इतना जल्दी था कि वो बर्दाश्त नहीं किया और धड़ाक से निकाला और लिए मारा अपने पिता को गए काम से। और कौन राजा बन गया? अजातशत्रु। तो देखिए इसने अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी।
तो बोलते हैं, हमारे बिहार में कहावत है कि बापय पूत परापत घोड़ा, सुने होंगे ना, बापय पूत परापत घोड़ा, और कुछ नहीं तो थोड़े थोड़ा। तो देखिए थोड़े थोड़ा में क्या काम है। इसने हत्या की अपने पिता की, बिंबिसार की। इसका पुत्र था उदयीन। कौन था? उदयीन। ये बोला कि क्या बाबूजी, पिताजी को मारे, दादाजी को मारे हो? अरे हम तुम्हारे अंश हैं, हम तुमको भी ना छोड़ेंगे, टाइम आने दो, हम छोटे हैं अभी। और जैसे ही बड़ा हुआ, ठीक है, इसी के रास्ते पे भी चल निकला। इसको भी बर्दाश्त नहीं हुआ गद्दी के लिए, इसे में निकाला हमारा धड़, और काम इनका खत्म। तो अजात शत्रु अपने पिता का शत्रु, और इसका बेटा इसका शत्रु निकल गया। ठीक इस प्रकार इस वंश में देखा जाता है कि जो भी राजा हुए, गद्दी के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी। इसलिए हर एक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है, पितृहंता वंश। आशा है कि याद रहेगा, भूलेगा तो नहीं। अब भूल भी जाएगा तो अब क्या करेंगे, हमारा काम है पढ़ाना और आपका काम है याद करना। भैया रिवीजन करेंगे तो वही ना याद रहेगा, ऐसे कैसे याद रहेगा बताइए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एक राज्य वैद्य था जीवक। कौन था? जीवक। यह किसके दरबार में रहता था? बिंबिसार के। ठीक, तो कई बार क्वेश्चन बीपीएससी में, एसएससी में या फिर कई जगह पूछ लिया जाता है कि जो जीवक था इसका संबंध किससे था। तो पहला था चिकित्सा से, क्योंकि राज्य वैद्य था तो क्या करेगा? चिकित्सा करेगा। दूसरा जो क्वेश्चन उठता है कि जीवक किसका दरबारी था या किसके दरबार में रहता था। तो जीवक किसके दरबार में रहता था? बिंबिसार। ठीक है, चलिए अब जीवक के विषय में दो चीज़ याद रखिएगा। इसने 2 लोगों का इलाज किया था। हालांकि वैद्य तो बहुत लोगों का इलाज किया होगा, लेकिन छोटे मोटे का गिनती होता है? नहीं होता है। बढ़िया बढ़िया लोगों का जब इलाज करो तब तुम्हारा गिनती होता है, और वही इतिहास में अमर होता है कि नहीं तुम इसका इलाज किए थे। तो चलो देखते हैं किसका किसका इलाज किया था। पहला बात है जीवक। जीवक ने अवंती, इसको क्या हो गया आज, अवंती का एक शासक था, अवंती शासक चंद्र प्रदूत। ठीक, अवंती के शासक चंद्र प्रदूत, इसको रोग हो गया था, पांडु रोग। अब पता तो नहीं है मुझे कि पांडु रोग किसको कहते हैं, शायद पीलिया को बोलते थे, कंफर्म नहीं है, एक बार देख लीजिएगा पांडु रोग किसको बोलते थे। लेकिन हाँ, इसको कौन सा रोग हुआ था? पांडु रोग। बड़े बड़े राज्य वैद्य आए पूरे देश से, कई जगह से, इसका इलाज करने के लिए। चंद्र प्रदूत का ससुरा सब हार के चले गए। अब बात हुआ कि भैया इलाज करेगा कौन। ये बात पता चला किसको? अरे अपने यही बिंबिसार, क्योंकि इसकी तो नज़र थी कि जिधर देखो उधर शादी करो, तो सबके राज्य में टटोलता रहता था कि कोई मिल जाए। तो यहाँ पे तो शादी करने के लिए कोई नहीं मिला, लेकिन मिल गया कौन? चंद्र प्रदूत। अब इसको दिमाग में खटका कि भैया अगर हम इसको क्या कर देंगे, ठीक करवा देंगे, तब ये हमारी अधीनता क्या कर लेगा? स्वीकार कर लेगा। और जब अधीनता स्वीकार करेगा तो हमारा राज्य बढ़ नहीं जाएगा। अब सोचिए, ये है भारत। ठीक, ये भारत है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ये अपना क्या है? भारत। ठीक, बिहार कहाँ पड़ता है? यही नेपाल के नीचे यहीं पर बिहार पड़ता है। अवंती कहाँ पड़ता था? इधर। अब इधर से जब इधर करेगा तो इसका साम्राज्य यहाँ तक फैलेगा कि नहीं फैलेगा? जाहिर सी बात है फैलेगा। तो ये अपना दिमाग लगाया, इसने अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था। किसने? बिंबिसार ने, कि जाओ भैया चंद्र प्रदूत का इलाज करो ना। इलाज किया, ठीक हो गया। अब जब ठीक हुआ तो ये बहुत ही खुश हुआ कि भैया हम तो ऐसे भी जाने वाले थे, ठीक, और हम जिंदा बच गए तो किसके देन से? जीवक महाराज के। आजीवक आए कैसे? बिंबिसार महाराज भेजे थे। तो भैया बिंबिसार महाराज की जय हो। ठीक, और इस तरह इसने क्या कर लिया? बिंबिसार की अधीनता स्वीकार कर लिया। हालांकि पूरे तरह से नहीं किया था, लेकिन
हाँ, इसके अंडर में काम करने लगा था। आगे हम लोग देखेंगे। दूसरा जो जीवक ने इलाज किया था वो बुद्ध का किया था। किसका किया था? बुद्ध का। तो इस तरह जीवक ने अपने जीवन में 2 महान लोगों का इलाज किया था, पहला बुद्ध और दूसरा एक राजा था चंद्र प्रडोत। कहाँ का? अवंती का। इसको कौन सा रोग हुआ था? तो पांडु रोग, याद रखिएगा। अब बिंबिसार से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ, एक ठो और याद रखिएगा कि बिंबिसार को श्रोणीय कहा जाता है, श्रेणीय। बिंबिसार का एक उपनाम क्या है? श्रेणीय। ठीक है। आइए अब अजातशत्रु के बारे में देखते हैं। दोस्तों, अजातशत्रु ने सबसे बढ़िया काम किया था, अपने पिता को मार दिया था। कितना बढ़िया काम था अब लोग जानते ही हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक। दूसरा काम किया था कि ये वैशाली को जीत लिया था। वैशाली वही था जिसको इसके पिता ने कभी जीत नहीं पाया था। बिंबिसार ने कभी वैशाली को जीता ही नहीं था। वैशाली के नरेश चेटक की पुत्री से शादी कर लिया था, तो वैवाहिक संबंध के कारण वैशाली से और मगध के संबंध अच्छे हो गए थे, जिससे इन लोगों में कभी मारपीट नहीं हुआ करता था, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ करता था। लेकिन जब अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या करता है, तब चेटक गुस्सा हो जाते हैं और इन पे आक्रमण करने का कोशिश करते हैं अजातशत्रु पे, कि भाई तुम हमारे किसको मार दिए? दामाद को मार दिए, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो लड़ाई झगड़ा होता रहता है। लड़ाई झगड़ा होते होते ये क्या कर लेता है? ये वैशाली को जीत लेता है। तो वैशाली को जीतने का काम किसने किया था? वैशाली को, तो अजातशत्रु ने। तीसरा काम क्या किया था कि अजातशत्रु ये जो प्रसेनजित की, एक सेकेंड, प्रसेनजित की बहन, ठीक, बिंबिसार ने किससे शादी किया था? प्रसेनजित की बहन से। इन्हीं की एक पुत्री थी, उनका नाम था वजीरा। प्रसेनजित, वजीरा ये प्रसेनजित की पुत्री थी। और बहन कौन थी? कौशला। बहन से शादी किसने किया था? उसके, प्रसेनजित की, बिंबिसार ने। इसी का लड़का कौन था? अजातशत्रु। जब अजातशत्रु ने बिंबिसार को मारा तो ये भी गर्म हो गए और अपना प्रदेश जो इनको दहेज में दिए थे थोड़ा सा, वो वापस लेना चाहे। ये हो गया गर्म। बोले कि हम इतना मेहनत से अपने पिता को मार के आए हैं और तुम प्रदेश लेके जाओगे। इन दोनों में फिर लड़ाई हो गई। इस लड़ाई में फिर जीत गया कौन? अजातशत्रु। जब जीता तो कहा कि बाबू तुम्हारी बहन से शादी किए थे, हम तुम्हारी बेटी से शादी करेंगे। लो, ये हो गया कल्याण। अब हारा राजा करेगा क्या? बोला चलो भाई ठीक है। तो ऐसे करके इसने किससे शादी किया था? वजीरा से। अब एक बात और याद रखिएगा कि अजातशत्रु का उपनाम क्या है? तो कुणिक है। क्या नाम है? कुणिक। भैया ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कुणिक किसका नाम था? अजातशत्रु का। कुणिक अजातशत्रु। श्रोणीय, तो श्रोणीय किसका नाम था? बिंबिसार का। श्रोणीय बिंबिसार, ठीक, श्रोणीय बिंबिसार। कुणिक अजातशत्रु, कुणिक अजातशत्रु, श्रोणीय बिंबिसार। अब याद रखिएगा अजातशत्रु ने किससे शादी किया था? तो प्रसेनजित की पुत्री से। और बिंबिसार ने किससे शादी किया था? तो प्रसेनजित की बहन से। ठीक। अब ये 3-4 काम हम लोग याद रखेंगे। ठीक, कि पहला, अजातशत्रु ने वैशाली पे विजय प्राप्त किया, अपने पिता को मारा, ठीक, वैशाली को जीता और प्रसेनजित की पुत्री वजीरा से शादी किया। 4-5 ठो काम याद कर लेंगे। और है, देखिए, और है इसके बारे में। इसने 2 हथियार, जितने भी युद्ध लड़े उसमें 2 हथियारों का यूज किया, रथ मूसल और शिलाकंटक। तो ये भी क्वेश्चन आता है, आजकल एग्जामिनर एकदम मजा लेके पूछता है, मजा लेके एकदम तो अंदर से पूछता है कि भैया जो रथ मूसल है और शिलाकंटक है, इन हथियारों का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? अजातशत्रु ने किया था। ठीक है, क्योंकि शत्रुओं का दमन करने में बहुत माहिर था। ठीक, तो रथ मूसल और शिलाकंटक ये 2 हथियार किसने चलाए? अजातशत्रु ने पहली बार ना। और अजातशत्रु ये हथियार चलाने वाला, अरे हथियार सेना में शामिल करने वाला पहला राजा था। अब दूसरा बात, कई बार ये पूछता है कि रथ मूसल और शिलाकंटक सबसे पहले किस वंश में शामिल किए गए?
तो कौन सा वंश है भैया? अजातशत्रु किस वंश का है? हर्यक वंश का है ना, तब तो हर्यक वंश का। ठीक, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। अब अजातशत्रु के विषय में जो सबसे मस्त क्वेश्चन है, एकदम बोले तो मलाई मार क्वेश्चन, उसका नाम है बौद्ध संगीति। पहली बौद्ध संगीति भैया कहाँ हुई थी? मतलब बुद्धिस्टों का संगीति संगीति तो पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? मतलब बौद्ध लोगों का सम्मेलन तो राजगीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगीर में। देखिए, बृहद्रथ ने अपनी राजधानी गिरिब्रज को बनाया था, और गिरिब्रज का ही बाद में डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, तो उसको किस नाम से जाना जाने लगा? तो राजगीर के नाम से। राजगीर को सबसे पहले अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो बिंबिसार ने, क्योंकि हर्यक वंश का सबसे पहला शासक बिंबिसार। बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ किसको बनाई? राजगीर को। इससे पहले कहाँ थी? गिरिब्रज। ठीक है, तो पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में राजगीर में हुई थी। तो कब हुई थी भैया? ये वही समय है जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी, 483 ईसा पूर्व। इसके ठीक 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में दूसरी बौद्ध संगीति होती है, जो काला शोक कराता है। काला शोक यह शिशुनाग वंश का था। इसी को काकवर्ण भी बोला जाता था, काकवर्ण। ठीक है, याद रखिएगा। कालाशोक द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था, और अजातशत्रु ने पहली बौद्ध संगीति का। ठीक, इसका आयोजन कालाशोक ने वैशाली में कराया था। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वैशाली में। अब हम लोग देखते हैं अजातशत्रु के बाद कौन शासक बन के आता है? उदयन। उदयन ने क्या क्या काम किया था? तो पहले अपने पिता को मार दिया था, ये भी। दूसरा काम क्या किया था? तो पाटलिपुत्र की स्थापना। क्वेश्चन आता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने। इसका पुराना नाम क्या था? तो कुसुमपुर। पाटलिपुत्र का पुराना नाम कुसुमपुर। पाटलिपुत्र का पुराना नाम कुसुमपुर। ठीक है, इसने राजधानी को कहाँ ट्रांसफर किया? तो इसने राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र स्थापित किया था, स्थानांतरित किया राजगीर से पाटलिपुत्र। इसको बनाया पाटलिपुत्र को, और वहाँ पे अपना राजधानी भेज दिया। अब उदयन के बाद अगला शासक कौन बनता है? नाग दासक। अब इसी नाग को नाग ने मार दिया। नाग को नाग ने मार दिया, क्योंकि यह बहुत ही निकम्मा शासक था। नागदासक कैसा शासक था? निकम्मा, मतलब उतना अच्छा शासक नहीं था, शक्तिशाली भी नहीं था। इसका ही एक अमात्य था। अमात्य का मतलब मंत्री, सेनापति। अमात्य था, उसका नाम तक क्या था? शिशुनाग। नागदासक का ही एक अमात्य था शिशुनाग, इसने नागदासक की हत्या कर दी, और हत्या करके वहाँ का मगध का शासक बन जाता है। ठीक, अच्छा, जो शिशुनाग था सबसे पहले कहाँ का प्रांतपाल था? तो काशी का। ये राजा बनने से पहले कहाँ का प्रांतपाल था? प्रांतपाल तो काशी का। याद रखेंगे हम लोग। अब हम लोग देखेंगे शिशुनाग वंश को। कौन सा वंश? शिशुनाग वंश। ठीक, चलिए शिशुनाग वंश में देखते हैं। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शिशुनाग ने। किसकी हत्या करके? नागदासक की। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदासक। पहला शासक कौन था? बिंबिसार। शिशुनाग वंश का पहला शासक शिशुनाग। ठीक, शिशुनाग का ही उत्तराधिकारी कौन हुआ? कालाशोक। कौन हुआ? कालाशोक। शिशुनाग ने एक काम किया था, इसने पाटलिपुत्र की राजधानी पाटलिपुत्र को
कहाँ स्थानांतरित कर दिया? वैशाली, वैशाली। ठीक। अब शिशुनाग का उत्तराधिकारी होता है कालाशोक। इसने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया। कहाँ पे? राजधानी वैशाली में। कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में कराया था। इससे पहले पहली बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में किसने कराया था? तो अजात शत्रु ने। अब देखिए, इस कालाशोक का एक और नाम है काकवर्ण। इसको काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। तो अगर क्वेश्चन आया कि काकवर्ण किस वंश से संबंधित है, तो काकवर्ण कालाशोक को कहते हैं। और कालाशोक किसका उत्तराधिकारी था? शिशुनाग का। शिशुनाग किस वंश का था? शिशुनाग वंश। इस प्रकार काकवर्ण किस वंश का हो गया? शिशुनाग वंश। अब देखिए, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक कौन था? तो नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। इसकी हत्या कहा जाता है कि एक शूद्र ने कर दी थी। उसका नाम क्या था? महापद्म नंद। महापद्म नंद। शिशुनाग नंदीवर्धन की हत्या किसने की थी? महापद्मनंद। ठीक। महापद्मनंद ने एक वंश की स्थापना की और अपने नाम पे एक वंश चलाया जिसका नाम क्या पड़ा? नंद वंश। ठीक। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि नंद वंश का पहला शासक कौन बना? महापद्मनंद। नंद वंश में ही एक शासक हुआ घनानंद, जो नंद वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। नंद वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? घनानंद। एक बात और याद रखिएगा कि महापद्मनंद को द्वितीय परशुराम भी कहा जाता है। द्वितीय परशुराम और सर्वक्षत्रांतक। छत्रांतक का मतलब क्षत्रियों का अंत करने वाला। और परशुराम भी क्या किए थे? और परशुराम ने भी क्या किया था? क्षत्रियों का अंत किया था, पूरे पृथ्वी से क्षत्रियों को समाप्त कर दिया था। इसी तरह महापद्मनंद ने भी अपने साम्राज्य में जितने भी क्षत्रिय थे उनका वध करा दिया था। इसलिए इसको सर्वक्षत्रांतक भी कहा जाता था। सर्वक्षत्रांतक। ठीक है। और एक और नाम है इसका, उग्रसेन। ठीक है। इस प्रकार महापद्मनंद के कितने नाम हो गए? ऐसे तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग याद रखेंगे द्वितीय परशुराम, सर्वक्षत्रांतक और उग्रसेन। नंद वंश का एक प्रतापी शासक हुआ जिसका नाम क्या हुआ? धनानंद। इसी के शासनकाल में सिकंदर पूरे विश्व का विजय करते हुए भारत की तरफ बढ़ रहा था। यह देखते हुए चाणक्य को चिंता होती है। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी था और उन्हीं को कौटिल्य भी बोला जाता था। उनको चिंता होती है उस टाइम मगध का सबसे बड़ा राजा या प्रतापी राजा कौन था? धनानंद। कहीं पे धनानंद लिखा रहता है, कहीं कहीं पे घनानंद। वो सोचते हैं कि चलें घनानंद के पास, इसको थोड़ा सा समझाएं, अगल बगल के जो भी छोटे छोटे राज्य हैं उनको भी समझाएं कि आप लोग एक हो जाइए, आप छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित रहेंगे तो सिकंदर आक्रमण करेगा और हरा के मार काट मचाएगा और चला जाएगा। क्योंकि उस टाइम सिकंदर जिस भी राज्य पे आक्रमण करता था उसको एकदम तहस नहस करके छोड़ता था, पूरा बर्बाद करके छोड़ता था। इसलिए चाणक्य इनको छोटे छोटे राजाओं से रिक्वेस्ट कर रहे थे, इनके यहाँ आए, चलिए बड़ा शासक है, ये बोलेगा तो सभी राज्य मान जाएंगे। लेकिन ये अपने ही शक्ति के घमंड में एकदम चूर था, पावर के घमंड में, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। इनको चाणक्य आके समझाए तो ये बोला कि ऐसा है कि ज़्यादा बुद्धि मत दो, मुझे हराने वाला कौन हो जाएगा, मैं थोड़ी हारूंगा, ऐसे करके बोलता है। ये उसको और समझाते हैं, वो गुस्सा हो जाता है और इनको
लात से मार के सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। जब वो नीचे गिरते हैं तो उनकी शिखा खुल जाती है। उसी समय वो प्रतिज्ञा करते हैं उसी दरबार में चाणक्य कि मैं अपनी शिखा तब तक नहीं बांधूंगा जब तक कि तुम्हारे साम्राज्य का समूल विनाश न कर दूं, और तुम्हें इस गद्दी से हटा के संपूर्ण भारत को एक राजा के नीचे लाऊंगा। और ये अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए चंद्रगुप्त वहाँ से चाणक्य वहाँ से भाग जाते हैं, और एक उनको छोटा सा लड़का मिलता है चंद्रगुप्त, उसका लालन पालन करते हैं, उसको सिखाते हैं युद्ध करने का कौशल, युद्ध करना, लड़ना, उसके बाद नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र, शासन चलाना, सभी कुछ सिखाते हैं। सिखाने के बाद उसी को लेके आते हैं। जब वो बड़ा हो जाता है तो उसी की सहायता से नंदवंश का खात्मा करते हैं, और इस प्रकार घनानंद की मृत्यु हो जाती है। और वहाँ पे किसका शासन हो जाता है? मौर्य वंश का। मौर्य वंश का संस्थापक कौन होता है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो कौटिल्य। कौन थे? कौटिल्य। कौटिल्य ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। यह अर्थशास्त्र इतनी अच्छी किताब है कि ना सिर्फ प्राचीन काल में बल्कि आज भी शासन चलाने का, शिक्षा और राजनीतिक शास्त्र का सबसे अच्छा शिक्षा अगर आपको कहीं से मिलेगा तो आपको एक बार पढ़ना चाहिए, अर्थशास्त्र। यह कौटिल्य का लिखा हुआ है। कौटिल्य को ही चाणक्य बोला जाता है, और चाणक्य का ही बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्त। ठीक, आगे चलिए। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि पूरा मगध साम्राज्य धीरे धीरे समाप्त हो गया। ठीक, याद रखेंगे कि सिकंदर किसके समकालीन था? तो सिकंदर धनानंद के समकालीन था। जो बात कंफ्यूज करने वाली है वो याद रखेंगे, राजधानी परिवर्तन। क्या याद रखेंगे? राजधानी परिवर्तन। ये ऐसा बात है कि हम लोग भूल जाते हैं। तो देखिए, राजधानी कितने बार परिवर्तित हुई? पहली बार। राजधानी कहाँ थी? गिरिव्रज। ठीक, गिरिव्रज से क्या हुआ? राजगीर। राजगीर से पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र से वैशाली। वैशाली से फिर क्या हो जाता है? पाटलिपुत्र। ठीक, गिरिव्रज को किसने राजधानी बनाया था? बृहद्रथ ने। बृहद्रथ ने। राजगीर को, गिरिव्रज से राजगीर कौन लेके जाता है? तो हर्यक वंश का जो शासक था बिंबिसार। बिंबिसार। ठीक, और बिंबिसार का पोता था, नाम क्या था? तो अजातशत्रु के लड़के का नाम उदयन। उदयन ने पटना की स्थापना किया, पाटलिपुत्र की। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की, और अपनी राजधानी राजगीर से कहाँ लेके जाता है? पाटलिपुत्र। ठीक, अब शिशुनाग वंश का जो शिशुनाग होता है, शिशुनाग, ये शिशुनाग वंश का जब नींव डालता है तो अपनी राजधानी पाटलिपुत्र के बजाय वैशाली में ट्रांसफर करता है, शिफ्ट कर देता है। तो पाटलिपुत्र से वैशाली कौन लेके जाता है? शिशुनाग। फिर आगे आगे आते आते नंदवंश में वैशाली पाटलिपुत्र से कहाँ, राजधानी वैशाली से कहाँ चली जाती है? पाटलिपुत्र। अब कुछ धर्म के विषय में याद रखेंगे, कौन सा राजा का धर्म कौन सा था? तो देखिए, सबसे पहले कौन सा? हर्यक वंश। बिंबिसार था। बिंबिसार। तो बिंबिसार का धर्म क्या था? बिंबिसार का धर्म था बौद्ध। उसका पुत्र हुआ अजातशत्रु। अजातशत्रु यह भी अपने पिता की तरह कैसा था? बौद्ध था, लेकिन बाद में क्या हो गया? जैन। अजातशत्रु शुरू में बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बाद में उसने जैन धर्म अपना लिया। फिर इसका पुत्र आता है उदयन। यह भी किस वंश का शासक था? किस धर्म को मानने वाला था? तो जैन धर्म को। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य यह किस वंश को मानने वाला था? तो जैन धर्म को। बीच में आता है कालाशोक। कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध संगीति कराई थी, तो बताओ ये किस धर्म का मानने वाला होगा? बौद्ध का ना। तो इस प्रकार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा शासक का धर्म कौन सा था, ठीक, या किस धर्म को मानता था। आगे आता है अशोक। तो अशोक को आप लोग जानते ही हैं कि उसने बौद्ध धर्म का भारत से बाहर प्रचार करवाया था।
चलिए यह वीडियो यही तक था। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए जोश में, नए अंदाज में। धन्यवाद।